नमस्कार, बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आसाराम केस के गवाह कृपाल सिंह की हत्या में पुलिस ने आसाराम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शाहजहांपुर पुलिस का दावा है कि आसाराम के गुर्गे नारायण पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृपाल सिंह की हत्या कराई। हालांकि नारायण पांडे आरोप से इनकार कर रहा है, लेकिन एक बात कबूल कर रहा है कि वो आसाराम का भक्त है, चेला है। ऐसे में आज बीच बहस का मुद्दा भी यही है कि क्या आसाराम के भक्त ने करवाई आम गवाह की हत्या? क्या आसाराम के गवाहों पर जो हमले हुए हैं उसका कनेक्शन सीधे सीधे आसाराम से जुड़ता दिख रहा है? क्या अहम गवाह कृपाल सिंह की हत्या आसाराम के भक्त ने की? ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि पुलिस जिस शख्स को कृपाल सिंह का हत्यारा बता रही है वो खुद को आसाराम का बड़ा भक्त बता रहा है। शाहजहांपुर पुलिस का दावा है कि उसने 3 टीमें बनाकर जोधपुर से जिस नारायण पांडे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है उस पर आरोप है कि उसी ने कृपाल सिंह की हत्या की साजिश रची और किराए के शूटरों से हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक नारायण पांडे ने पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा किया है। इसी विवेचना में कई राज्यों में पुलिस गई थी, वहां से ये एक पुष्पेंद्र पांडे उर्फ नारायण पांडे को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने बयानों में घटना के संबंध में बताया कि वो किस तरह से यहाँ आया था और उसने यहाँ पर पूरा कैसे घटना को उसके साथियों ने किस तरह से यहाँ अंजाम दिया। सुना आपने, शाहजहांपुर पुलिस सीधे सीधे नारायण पांडे और उसके साथियों को कृपाल सिंह के कत्ल का आरोपी बता रही, लेकिन नारायण पांडे अपने पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि नारायण पांडे खुद को बार बार आसाराम का बड़ा भक्त बता रहा है। आप खुद सुनिए। जब जब जमानत का समय आता है तब तब ऐसे ऐसे मर्डर का केस होता है और बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि बापूजी के इस कृपाल के मर्डर केस में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ और बापूजी के जैसे कोई एक नेता, जैसे बीजेपी या कांग्रेस का किसी नेता के ऊपर आरोप लगाया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस पूरा बदनाम हो जाती है, उसी प्रकार बापूजी के फॉलोअर के ऊपर आरोप लगा के पूरा बापूजी को और बापूजी की संस्था को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। सवाल ये है कि क्या सच में पुलिस नारायण को झूठे केस में फंसा रही है या फिर ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? फिर पुलिस को नारायण पांडे पर ऐसे ही शक नहीं हुआ। इससे पहले भी इसने आसाराम के लिए पीड़िता के भाई को केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया। पुलिस सूत्रों से ये पता चला कि नारायण पांडे 2004 से आसाराम का भक्त है, लेकिन जब आसाराम से इसके बारे में पूछा गया तो उसने नारायण पांडे को पहचानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि आसाराम केस में अब तक 3 अहम गवाहों की हत्या हो चुकी है। तीसरे गवाह कृपाल सिंह पर 10 जुलाई को शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके में हमला हुआ था। बाइक पर सवार 3 लोग उन्हें गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद कृपाल सिंह के बरेली के अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस दावा कर रही है कि वो 3 शूटर संजय, राघव और अर्जुन नारायण पांडे के साथी हैं। शाहजहांपुर से श्रीकांत शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में इस अहम सवाल पर चर्चा शुरू करते हैं। आर के कपूर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। कोमल मेरे साथ हैं, आसाराम की समर्थक हैं। इसके अलावा ब्राह्मण सेवा संस्थान से अखिलेश तिवारी हमारे साथ है, जो आसाराम के समर्थक भी हैं, और साथ ही आसाराम के एक्स यानी कि पूर्व सेवादार राहुल हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल कोमल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि इस तरीके से जो गवाहों पर हमले होते हैं, आपका हमेशा से कहना रहा है कि आसाराम ऐसा क्यों करवाएंगे अपना केस कमजोर करने के लिए, लेकिन सवाल उठता है कि अब अगर इस नए आरोप की बात की जाए, जिस तरीके से नारायण को पकड़ा गया, नारायण ने कहा कि हां वो आसाराम का भक्त है और उधर आसाराम ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो क्या ये दोनों बातें गले उतरती हैं?
देखिए अनुराग जी, मैं सबसे पहले आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि जब जब बापूजी की बेल को हमें सुप्रीम कोर्ट में डालना होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने कंडीशन रखी थी कि 5 मेन गवाह जो हैं, जब इनकी गवाही हो जाएगी तो आप बापूजी की पिटीशन को जोधपुर कोर्ट में एंटरटेन कर सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले सुधा पटेल जो 5वीं मेन गवाह थी, उन्होंने अपने बयान दिए हैं और काफी पॉजिटिव बयान दिए हैं। जब जब लगता है कि बापूजी सलाखों से बाहर आ सकते हैं, उनका केस सुब्रमण्यम स्वामी जी देख रहे हैं और वो बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट की रखी हुई शर्तें पूरी हो चुकी हैं, तो अब बहुत हद तक लगता है बापूजी बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कृपाल सिंह के बयान बहुत पहले हो चुके थे, 3 से 4 महीने पहले वो अपने बयान रजिस्टर करा चुके थे। अगर बापूजी को इस बात से फायदा होता, अगर वो उनको मरवाते, तो बयान रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद अटैक करवाना, जबकि उनकी सुप्रीम कोर्ट में कंडीशन पूरी हो चुकी है, उनकी बेल लगने वाली है। एक जुडिशियल कंसेंसस है, एक आराम से अगर सोचा जाए, इंटेलेक्चुअल लोग अगर सोचें तो ये समझ में आता है कि अगर कभी भी अटैक होता है विटनेसेस पर, एक जो जाती है, पब्लिक थिंकिंग जाती है, वो अक्यूज के ही खिलाफ जाती है। तो जान के ये कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है कि बापूजी जेल से बाहर ना आए। बयान रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका इसी समय अटैक होना, मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए प्लीज, आपका जब टाइम आएगा आप बोलेगा। कोई भी अगर गवाही देगा, अटैक होना इस बात का। राहुल सचान जी, आपसे मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरी बात नहीं, अनुराग जी इनको बोलिए, मुझे राहुल हम आपके पास आएंगे, पूरा मौका मैं आपको दूंगा, कोमल की बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जब जब हमारी बापूजी की बेल लगने वाली होती है, तब एक जुडिशियल कंसेंसस बापूजी के अगेंस्ट जाने के लिए, ताकि बापूजी बिल्कुल बाहर ना निकले, इसलिए उनके गवाहों पर अटैक किया जाता है। जबकि हम देखा जाए तो महेंद्र चावला भी पुलिस प्रोटेक्शन में थे और बापूजी हमेशा कोर्ट के सामने आने पर ये बोल रहे हैं कि सारे विटनेसेस को अच्छी तरह प्रोटेक्शन दी जाए। अगर बापूजी को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो बापूजी तो मांग रहे हैं कि मेरे विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए। इस समय सबसे ज्यादा खामियाजा बापूजी को ही हो रहा है। उनकी हेल्थ पिटीशन पर भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ आरोपों के बिना पर वो अंदर हैं, उनको जेल से नहीं निकाला जा रहा है। मैं इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दूं, आप पढ़ भी सकती हैं नीचे ब्रेकिंग क्या चल रही है। हाँ जी, जोधपुर से नारायण पांडे की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली खबर यह है, पुलिस ने यह बताया है कि नारायण पांडे जो आसाराम का भक्त है, उसने भाड़े के गुंडों से यह हत्या करवाई। नारायण पांडे ने हत्या का जुर्म कबूला है। खुद आसाराम का बड़ा भक्त खुद को बताता है नारायण पांडे। कोमल, अब आप क्या कहेंगी? मैं आपसे ये कहती हूँ कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है, अगर हम इंडियन पैनल लॉ के केसेस उठाकर देखें तो 100 में से 80% जो एक्यूज्ड हैं वो मानते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कन्फेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब केस ट्रायल पे जाता है, जब गवाहों की बात आती है, जब लॉयर से लड़ा जाता है, जुडिशियल पे जाता है, तो उसमें से 50% जो एक्यूज हैं वो प्लेन एक्यूटल होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर जुडिशरी उनको छोड़ देती है और मानती है कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। अरे ये तो जमानत पर बाहर था नारायण पांडे। तो मैं आप वही पॉइंट पे आ रही हूँ, अगर जुडिशरी उनको छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के सामने उन लोगों ने कन्फेशन करे होते हैं, वो सब उन्होंने झूठे करे होते हैं। इसका मतलब पुलिस कस्टडी में जो बयान माने जाते हैं वो कहीं से भी उसको खारिज करा जा सकता है, लेकिन जुडिशरी के आगे नहीं करा जा सकता। तो इसका सबसे ज्यादा हम ये देख सकते हैं कि अगर उन्होंने किया भी है तो किस उनके यहाँ पर बयान नहीं मान जाएंगे, केस चलेगा, जुडिशरी के आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, आर.के. कपूर साहब कुछ गलत कह रहे हैं कौन? हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो पुलिस की स्टेटमेंट होती है वो एडमिसिबल नहीं होती, तो इसलिए नहीं, वो एडमिसिबल नहीं होती, तो वो जो कोर्ट में बयान होता है वही एडमिसिबल होता है। अब यहाँ तक जो अभी वारदात हुई है, देखिए, अगर कोई एक्यूज की विटनेस उसके अगेंस्ट आने वाली है या आ चुकी है, अगर उसका मर्डर होता है, अगर आप ये कहते हो कि उसका बयान ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, वो इसलिए होता है ताकि जो नेक्स्ट विटनेस आनी है वो उनके खिलाफ कुछ ना कह सके, एक टेरर क्रिएट करने के लिए, ताकि जो अगली विटनेस है उसको ये लगेगा कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरा वही हाल होगा जो इस विटनेस का हुआ है। इसलिए ऐसी मतलब ये कहना कि कोई षड्यंत्र क्रिएट किया जा रहा है, कोई ऐसा काम क्यों करेगा भी किसी को बचाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए? वो खुद मर्डर बन के मतलब अपने केस में, क्योंकि उसके खिलाफ भी केस चलेगा, तो खुद वो ऐसा कार्य क्यों करेगा कि जिसमें उसके खिलाफ मर्डर केस चले, किसी को बचाने या किसी के षड्यंत्र के? तो मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी ऐसा इंटरेस्ट क्यों लेगा एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ। जी ठीक है, अखिलेश तिवारी आप क्या कहेंगे? हालांकि नारायण पांडे ने अभी तक जो आरोप लगा है उससे इनकार किया है, लेकिन फिर भी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किराए के शूटर से कृपाल सिंह की हत्या उसने करवाई है, बाकायदा जमानत पर बाहर आकर उसने इस हत्या की साजिश रची है और खुद को नारायण बहुत बड़ा भक्त बताता है आसाराम का। निश्चित तौर से अनुराग जी,
अगर विटनेस पुलिस के पास में है, कोई भी दोषी हो, किसी को हत्या करने का, किसी को धमकाने का अधिकार लोकतंत्र में नहीं है। यदि किसी ने काम इस प्रकार का किया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लेकिन निश्चित तौर से अगर हम लोग सारे पहलू को देखते हैं, हमने कई बार मांग किया कि एक जांच का आयोग बना करके इसकी निष्पक्षता सी जांच होनी चाहिए। इसमें कौन षड्यंत्र कर रहा है, यही जनमानस में भ्रम का माहौल पाना है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है, इस केस को तत्काल जल्द से जल्द एक आयोग बना करके जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। ये तो ठीक बात है कि जितनी जल्दी एक्सपीडिशियस ट्रायल हो जाएगा तो ये चांस भी नहीं मिलेगा, ना तो उसके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है और ना ही इनको मिलेगा। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2004 में हमारे लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी, 198th रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया था कि विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम, ये बिल एक्ट बनना चाहिए। अब 2015 हो गया, 11 साल हो गया, इसके ऊपर अभी कोई एक्ट बना नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर एक्ट बन गया होता और आइडेंटिटी को, जो उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, अगर उसके ऊपर कानून बन गया होता तो मेरे ख्याल में अभी कुछ ना कुछ राहत मिल गई होती। विक्टिम की प्रोटेक्शन और विटनेसेस की आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी, देखिए न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में लॉ बन चुका है, यूनाइटेड स्टेट में और कनाडा में भी ऐसे प्रोग्राम है आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा प्रोग्राम नहीं है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक्ट जल्दी ऐसा बना देना चाहिए, नहीं अन्यथा क्या होगा, जितने भी सीरियस हेनस क्राइम्स हैं उसमें जहां वो पावरफुल एक्यूज्ड हैं, वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करके या अंडर थ्रेट करके वो कभी भी केसेस का निपटारा उनके अगेंस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्ट बनाया जाए ताकि विक्टिम की प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करके और विटनेसेस की प्रोटेक्शन के प्रोग्राम को फुली इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि वो बेधड़क होकर बिना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके अपने बयान दे सकें और एक्यूज को जल्दी से जल्दी, अगर उसने किसी क्राइम किया है तो कन्विक्ट किया जाए, अगर नहीं किया तो उसके एक्विटल हो जाए। ठीक है राहुल, अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमेशा इस तरह के बातें कही हैं कि जो हमले दूसरे करवा रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं कि कोई कमेटी बनानी चाहिए, जांच कमेटी बनानी चाहिए। पिछले करीबन 1.5 साल से इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी सीबीआई जांच के लिए या किसी जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, ना इन्होंने कभी कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की आज तक। इन्होंने सिर्फ यहाँ मीडिया में बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सीबीआई के लिए कुछ करना चाहिए। कृपाल सिंह पे के ऊपर जो अटैक हुआ, दैट वाज एक, ये गवाही देने के बाद एक अटैक था, टेरर अटैक, कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चाहे गवाही भी दे देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। ये पूरा इशारा था इस तरह से करने का और हमला करने का तरीका था। और इससे कि अहमदाबाद केस में जो लोग हैं वो लोग समझ जाएं कि जो लोगों ने गवाही यहां जोधपुर में दे चुकी है वो तो बचेंगे भी नहीं, जो अहमदाबाद में गवाही देने जा रहे हैं वो लोग गवाही से पीछे हट जाएं, वरना वो मारे जाएंगे। क्योंकि इस तरह से हमारे गवाहों के अंदर बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं, योजना बना रहे थे, बहुत सारे, मुझे खबर सुनने में आई थी, वो कह रहे थे कि हम कुछ दवाई थे, वो कहते हैं हम यहां से पीछे हटेंगे, अब हम गवाही नहीं देंगे यहां पर। इस बात से वो लगातार डरे हुए हैं। तो एक टेरर अटैक था और इन्होंने आज तक कभी सीबीआई जांच से लेके किसी भी जांच के लिए आज तक कभी कोई पिटीशन फाइल नहीं की। हम लोग ही लड़ रहे हैं, बार बार हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं कि सीबीआई की जांच शुरू हो किसी तरह से। अभी किस तरह से रेकमेंड किया गया है सीबीआई जांच के लिए, अखिल गुप्ता के केस में अभी रेकमेंड किया गया, अभी भी सीबीआई की जांच शुरू नहीं हुई। हम चाहते हैं सीबीआई की जांच शुरू हो, एक्चुअली मतलब सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में शुरू हो, ये ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व रहे और वो सब चीजें हैंडल करे। नहीं कोमल, अब तक कोई पिटीशन क्यों नहीं दी गई? अगर आपको यह लगता है कि गवाहों की हत्या से बापू की रिहाई का रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो क्यों नहीं आप इस मामले की अलग से जांच करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं? मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि अभी ये बोल रहे थे यहाँ पर राहुल सचान जी, उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपके पास 24/12/2010 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक FIR हुई थी, जिसमें आपको राजस्थान में जाकर गिरफ्तार किया गया था। आपने अपनी ही ऑफिस की कर्मचारी पर अश्लील ईमेल्स भेजी थी, जिसके खिलाफ आपकी गिरफ्तारी हुई थी। 6 महीने तक वो आपको नजरअंदाज करती रही और उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट करी और पाटिल जी की देखरेख में आपको गिरफ्तार किया गया राजस्थान से। और आपने उस कमेटी में एक्सेप्ट भी किया कि मैंने पर्सनल रंजिश के कारण नहीं किया। तो आप मुझे बताना चाहेंगे जिनकी खुद की आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न रहे हैं, वो बापू जी का कैरेक्टर एसोसिएशन करने के बारे में कैसे? मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे किसी ने आकर आपके बारे में ये FIR दी थी, मैं किसी के बारे में, राहुल सचान जी के बारे में, थोड़ा आप इस पे प्रकाश व्यक्त करेंगे? मेरे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इसमें देख रही हूँ कि आपके ऊपर इस तरह का केस दर्ज था। आप मुझे बताइए ऐसा हुआ था क्या? ये FIR की जो बात कर रहे हैं,
ये केस, कोई केस, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, द लेडी वॉज वन, वो एक महिला थी, वो मेरी पत्नी थी, जिसने मुझ पर झूठा फंसाया था, और उसको फंसाने के बाद उसने, जब वो फंस गई कोर्ट के अंदर, उसने केस वहां से वापस लिया। वो बुरी तरह फंस गई थी, जब उसने देखा तो उसने केस, पूरा का पूरा केस वापस लिया। मेरे पास पेपर्स हैं, अभी यहाँ पर मुझे कहा जाता तो मैं भेजता, आपको मैं वापस यहाँ भेज दूंगा, सारे के सारे रिपोर्ट दे दूंगा। मुझसे ये क्वेश्चन कोर्ट में पूछा गया था, मुझे बोलने दो, ये क्वेश्चन मुझसे कोर्ट में भी इन लोगों ने मुझे पूछा था। नहीं, मुझे रिपोर्ट में उसने झूठी रिपोर्ट लिखी थी, वो मेरी वाइफ थी, मेरे पास उसका, बाद में उसने मुझसे डिवोर्स भी लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मुझसे डिवोर्स भी लिया थाने के अंदर, थाने कोर्ट में उसने मुझसे डिवोर्स भी लिया है, डिवोर्स पेपर फाइल करके उसे डिवोर्स लिया। उसके बाद वहां से उसने घर के मारे बुरी तरीके से, और वो फंस रही थी लगातार। नहीं, अभी तो आसाराम उसने माफी मांगी थी मुझसे वहां पर कोर्ट में, मेरे लॉयर के सामने। ये तो कोर्ट की लिटिगेटिज हैं और इसमें हम क्या जाए, लेकिन मेरे पास ये आया है तो मैं पूछ रही हूँ, इसमें लिखा है कि 15/3/2011 को आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 15 डेज के अंदर। अखिलेश तिवारी, ये बेशक जांच का विषय होना चाहिए। आसाराम के पक्ष की तरफ से केस फाइल करूंगा जी। फिर तुम लखनऊ, राहुल आप शांत हो जाइए, हो गया। 15 डेज कोमल, 15 दिन में मिलते हैं, हो गया। आप पर्सनल मत होइए राहुल, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पर्सनल मत होइए। बेशरम लड़की है। नहीं, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे राहुल। आप एक महिला के लिए, ठीक है कोमल, आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। राहुल, आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, एक महिला का इस तरीके से अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। हम आसाराम के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे से भाषा पर संयम रखें। अब मैं सवाल पूछूंगा अखिलेश तिवारी जी से। अखिलेश तिवारी जी, यह जांच का विषय हो सकता है कि आसाराम की रिहाई में ये रोड़े कौन अटका रहा है? ये आसाराम के विरोधी हैं या आसाराम के समर्थक हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये समर्थक नहीं है तो ये है कौन? निश्चित तौर से अनुराग जी, 3 लोगों की हत्या हुई, 9 लोगों पर हमले हुए, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, और एक आयोग के तहत अगर इसकी जांच होगी तो इसका पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल आयोग की जरूरत नहीं, जो पुलिस कह रही है, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि नारायण पांडे आसाराम का बहुत बड़ा भक्त है और नारायण पांडे ने किराए के गुंडों से कृपाल सिंह की हत्या करवाई, तो इसका मतलब है कि आसाराम के समर्थक ये कर रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये जांच का विषय होना चाहिए। चलिए, बीच में इसमें समय मेरा खत्म हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटा